सेलेक्ट किया कि इसका हम लोग मॉडलिंग करेंगे 2 पोर्ट की तरह, इसका हम लोग थोड़ा सा मॉडलिंग करेंगे 2 पोर्ट की तरह, ठीक है। तो कल आपके लिए मैं पूरा मॉडलिंग कर दिया था, एक इक्वेशन लिखा था, आपको इक्वेशन याद होगा, है ना। एक इक्वेशन लिखा था मैं आपके लिए V1 और I2 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आया था मेरे लिए, H11 I1 प्लस H12 V2, और ये आया था आपके लिए H21 I1 प्लस H22 V2, पूरा इसको हम लोग डिफाइन किए थे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कल वाला मॉडल बनाया था ये मॉडल लिखता हूँ। ऐसा कल मेरे लिए मॉडल बना था, ये था मेरे लिए V1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था मेरे लिए I1, ये था मेरा H11, और ये था मेरे लिए एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जो क्या था मेरे लिए H12 V2, ठीक। अगला बनाता हूँ मैं, ये था मेरे लिए करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो ये क्या था मेरे लिए HF I1, ठीक। और यहाँ पे लगा हुआ था मेरे लिए एक एडमिटेंस, ठीक। यहाँ पे क्या लगा हुआ था मेरे लिए एडमिटेंस, ठीक है। ये एडमिटेंस की वैल्यू कितनी थी HO, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ऐड कर रहा था V2, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ऐड कर रहा था V2। कल मेरा ऐसा मॉडल बना था, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा था आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखा था मैं आपके लिए, वो मैट्रिक्स क्या था आपके लिए H11 H12 H21 H22, ठीक है। एक एक का हम लोग कल यूनिट भी डिफाइन कर लिए थे, एक एक का कल हम लोग क्या करें यूनिट भी डिफाइन कर लिए थे, ठीक है। तो क्या आया था मेरे लिए ये, इसको मैं ऐसा लिखता था HI, इसको क्या लिखता था मैं HR, ये हो गया HF, ये हो गया H0। किसी को कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के मैं H0 लिखा हूँ, नहीं भाई, एडमिटेंस और रेजिस्टेंस दिखता एक जैसे है, बस उसका यूनिट ओम इनवर्स में, ये हमको क्लियर है, 1/H0 लिखने की जरूरत नहीं है, कई बुक में लिखा हुआ है 1/H0, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक। तो ये मेरे लिए बना था मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक सीएस वीडियो में 2 मार्क्स का कि ड्रॉ जनरलाइज्ड एच पैरामीटर मॉडल। तो जब आपको जनरलाइज्ड एच पैरामीटर मॉडल बोल रहा है तो आपको मॉडल एग्जैक्टली यही ड्रॉ करना है, लेकिन आपको वहां पे H11 नहीं लिखना है, H12 नहीं लिखना है, और आपको HF नहीं लिखना है। आपको क्या करना है वहां पे, इसको आपको लिखना है HI, इसको आपको क्या लिखना है HI, इसको आपको लिखना है HR, इसको आपको लिखना है HF, मतलब मैं तो लिख ही दिया हूं यहाँ पे HF और H0, ठीक है। तो जनरलाइज्ड मॉडल जब बोले तो आपको रिप्रेजेंट करना है HI HR HF, HO से H11 H12 H21 H22, ऐसा हम लोग नेटवर्क में लिखते हैं, एनालॉग सर्किट में ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको देखनी है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका कॉमन अमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, तो क्या चेंजेस आएंगे। सपोज करो आपका कॉन्फ़िगरेशन कॉमन अमीटर है, ठीक है। तो एक कॉमन एमिटर के अगर आपको हाइब्रिड मैट्रिक्स लिखना है तो आप क्या करोगे, वहां पे ये आपका बना मैट्रिक्स, ये हो गया HI, ये हो गया आपका HR, ये हो गया आपका HF, ये हो गया आपका H0। अगर आपको कॉमन अमीटर के लिए बोला है तो आप सबके आगे E लगा दो, स्मॉल ई, तो ये हो गया आपका कॉमन अमीटर के लिए E सब में लगा दिए। किसके लिए हो गया ये आपका कॉमन अमीटर के लिए, तो एमीटर का E लगा दिए यहाँ पे। अगर आपको कॉमन कलेक्टर के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब में आपको C लगा देना है। कॉमन कलेक्टर बोला है तो ये HIC HRC HFC HOC, ठीक। ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आपको बोला है कॉमन बेस के लिए, ठीक, तो आप क्या करोगे, वहां पे सब में B लगा दोगे, तो ये हो गया आपका HIB, ये हो गया आपका HRB, ये हो गया आपका HFB, ये हो गया आपका HOB, ठीक। ये किसके लिए हो गया, आपका कॉमन बेस के लिए हो गया। तो आपको हाइब्रिड नंबर को देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली। अगर आपको क्वेश्चन में HOE वैल्यू दिया है या फिर आपको HIC का वैल्यू दिया है तो सफिक्स में C लगा है कि E लगा है कि B लगा है, आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया एक दे देगा। क्लियर हुआ आपको। तो हमेशा आपको जब भी बोले तो आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है एकदम प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको CS50 में और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आप एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ करो, आप एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करो, हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ करो। तो वहां पे सेम मॉडल ड्रॉ कर देना सबसे पहले। अब आपको बोला है कॉमन अमीटर, आपको बोला है कॉमन अमीटर, तो आप क्या करो, यहाँ पे अमीटर लिख दो, ये भी आपके लिए हो गया अमीटर, ये भी हो गया आपके लिए, ये होगा आपके लिए कलेक्टर, ये होगा आपके लिए बेस, ठीक। तो यहाँ वाले वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल v b से, क्योंकि मैं एम्पलीफायर एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं AC एनालिसिस कर रहा हूँ, तो सब कुछ आपके लिए स्मॉल नंबर रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल IB, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा HIE, ये आपके लिए हो जाएगा प्लस माइनस HRE और IC, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो तो IC करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए
हाँ यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, है ना, ये आपके लिए आएगा यहाँ वाला वोल्टेज V2 वोल्टेज, है ना, तो ये आ गया आपके लिए VCE, ये हो जाएगा आपके लिए HFEIB और ये हो जाएगा आपके लिए HOE। तो ये क्या हो गया आपके लिए हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन एमिटर विदाउट आरई, कॉमन एमिटर विदाउट आरई। ठीक, यहाँ पे ग्राउंड बनाना चाहो तो ग्राउंड यहाँ पे आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड बन सकता है। तो ये क्या हो गया आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करना है और इसका इक्वेशन लिख देना है। इसका इक्वेशन मतलब कौन सा, आपका V1 जो है वो VBE से रिप्लेस हो जाएगा, आपका I1 IB से रिप्लेस हो जाएगा, आपका V2 VCE से रिप्लेस हो जाएगा, आपका I2 IC से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, लग जाएगा मेरे लिए RE के बराबर। ठीक है, RE के बराबर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मेरे लिए, ये हो गया RE। ठीक है, ये हो गया मतलब एमिटर रेजिस्टेंस RE। एक और चीज ध्यान से देखना है ना, यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है IB, तो यहाँ से भी करंट कितना फ्लो होगा IB, यहाँ से भी करंट कितना फ्लो होगा IB, यहाँ से भी करंट ही फ्लो हो रहा है। HFE IB क्या है मेरे लिए, करंट ही फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे कितना करंट आएगा IB प्लस HFE IB, IB कॉमन निकाले तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा 1 प्लस HFE इंटू IB। ठीक, तो इधर से करंट फ्लो होगा आपके लिए 1 प्लस HFE इंटू IB। ठीक है, तो अगर विथ RE बोला तो ऐसे ड्रॉ करना। ठीक है, बेस इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा आपके लिए, बेस हो जाएगा, ये वाला कलेक्टर। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके लिए अमीटर, ये भी कलेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा आपके लिए HOC, ये क्या हो जाएगा आपके लिए HFC IB। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके लिए IB फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके लिए IE फ्लो हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज रहेगा आपके लिए V स्मॉल BC। ठीक, और इधर पे रहेगा आपके लिए V स्मॉल EC। ठीक, ये कन्फिगरेशन कौन सा होगा आपके लिए कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। यहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए HRC VEC। तो किसका फिगर हो गया आपके लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। ठीक, ये हो गया आपके लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। ठीक है, एक और रह गया था हम लोग के लिए कौन सा, कॉमन बेस वाला। ठीक, तो कॉमन बेस का फिगर ड्रॉ करता हूं। मतलब कॉमन बेस में इनपुट कहां से लेंगे, अमीटर से इनपुट लेंगे इस पे। ठीक, ये हो गया मेरे लिए कॉमन बेस। ठीक है, इसमें अमीटर से इनपुट लेंगे और कलेक्टर से हम लोग लेंगे आउटपुट। ठीक, ये हो जाएगा आपके लिए HOB, ये हो जाएगा आपके लिए HFBIE, ये हो जाएगा आपके लिए HRBCB। ठीक, और ये हो जाएगा आपके लिए HIB, ये हो गया आपका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज VEB, और ये हो गया आपके लिए VCB। ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको मैं ग्राउंड भी कर रहा हूँ, इसको मैं आपके लिए ग्राउंड भी कर रहा हूँ। अगर कल 3 फिगर आपको याद हो तो मैं कॉमन कलेक्टर वाले में ग्राउंड ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि वहां पे आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है आपके लिए जो 4 कन्फिगरेशन बनाया मैं, ये आपको एज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कोई भी एक कन्फिगरेशन आपको ड्रॉ करने बोलेगा कि आप कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या फिर कॉमन अमीटर विथ RE के लिए फिगर ड्रॉ करो, हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ करो। वहां क्या करना है आपको, ये हाइब्रिड मॉडल को ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको इसका इनपुट KVL और आउटपुट KCL वाला इक्वेशन लिख देना है। मतलब कौन सा वाला इक्वेशन, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस S22 H12 V2, ये वाला इक्वेशन आपको दोनों लिख देना है वहां पे। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, आपका ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग हुआ। ये क्या है आपका ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग है। यहाँ पे कोई भी आपका सोर्स या लोड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं, ये मेरा पहला पोर्ट है, इस पहले पोर्ट पे क्या करूंगा मैं, सोर्स लगाऊंगा। वो आपका दूसरा पोर्ट है, उस दूसरे पोर्ट पे क्या लगाऊंगा मैं आपके लिए, लोड लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का इसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक, सब लोग ड्रॉ कर लिए इसको, एक आध लोग ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। और बाकी लोग हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ H पैरामीटर, एडवांटेज ऑफ H पैरामीटर मेंशन किया जब चैप्टर को स्टार्ट किया। जो हम लोग का H पैरामीटर होता है या फिर जो हम लोग का हाइब्रिड मॉडलिंग होता है, इसको हम लोग किसके लिए करते हैं, इसको हम लोग अक्सर लो फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें H पैरामीटर, एडवांटेज ऑफ H पैरामीटर्स में लिखो H पैरामीटर्स आर easy to measure. H parameters are easy to measure. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें H parameters can be calculated. H parameters can be calculated graphically. H parameters can be calculated graphically by VI characteristics of transistor, by VI
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, H पैरामीटर इन्वॉल्व्स all AC parameters of transistor. H parameters involve all AC parameters of transistor. ठीक है, AC पैरामीटर से क्या मतलब है आपका, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस। तो H पैरामीटर चारों का इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को। ठीक है, सेकंड चीज में क्या मेंशन किया, H पैरामीटर को मेजर करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, H पैरामीटर को आप वोल्टमीटर और मीटर के हेल्प से बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो। सेकेंडरी चीज क्या, अगर आपको IV कैरेक्टरिस्टिक पता है ट्रांजिस्टर का, IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, उन ग्राफ की हेल्प से भी आप ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हो अपने हाइब्रिड पैरामीटर्स को। सबसे बड़ा एडवांटेज एक्चुअली यही होता है। अब पुराने टाइम में ऐसे करते थे कि ग्राफ की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते थे, आपका ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट करते थे हम लोग क्या, अपना हाइब्रिड पैरामीटर्स। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, मतलब क्या, ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट वोल्टेज या इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो इन सारे ग्राफ के हेल्प से अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो देखोगे आप जो भी आपका पैरामीटर आ रहा था H11, H12, H22, H21, है ना, ये क्या आ रहा था आपके लिए, ये सारे के सारे वोल्टेज और करंट के रेशियो आ रहे थे। कौन से वोल्टेज और करंट के रेशियो आ रहे थे, V1 या I1 के रेशियो आ रहे थे, है ना, V1 I1 या फिर V2 I2 के रेशियो आ रहे थे। ठीक है, तो ये सारे आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी काउंट होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी काउंट होते हैं, और आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में भी काउंट होते हैं। तो अगर आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, एक ग्राफ गिवन है आपको V1 और I1 के बीच में, तो उस ग्राफ का आप स्लोप निकाल दो, उस ग्राफ का आप स्लोप निकाल दो। स्लोप निकाल दो मतलब क्या, dV1 by dI1 निकाल दो, है ना, तो वो आपको V1 और I1 का रेशियो का इन्फॉर्मेशन दे देगा, और V1 और I1 का रेशियो भी तो आपके लिए पैरामीटर बन जाता है HI। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ग्राफिकली भी बहुत अच्छे से H पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो एडवांटेज है, ये एडवांटेज है आपके H पैरामीटर का। तो उसका मेजर एडवांटेज क्या है, कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। H पैरामीटर को आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, H पैरामीटर को आप ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ H पैरामीटर्स, लिमिटेशंस ऑफ H पैरामीटर्स। ये दोनों ड्रॉ कर लिए, ये दोनों ड्रॉ कर लिए सब लोग। हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ H पैरामीटर। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, H पैरामीटर्स आर complex number, H parameters are complex number at high frequency. H parameters are complex number, H parameters are complex number at high frequency. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखे इसमें अपन क्या, H parameters are complex number at high frequency. ठीक है, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे, किसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे, जो आपका इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे ना। इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को देख के डिसाइड करते हैं हम लोग कि वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई कर रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई कर रहा है। अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो आपके लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का पार्ट है। अगर वो आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई कर रहा होगा तो आपके हाई फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। ठीक है, तो जो आपके एच पैरामीटर्स होते हैं, एच पैरामीटर्स मतलब क्या, H11, H12, H21, H22, तो हम लोग नेटवर्क में बोलते हैं ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, HI, HR, HF, H0। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लिए डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, एक्चुअली डिपेंड करते हैं लोग फ्रीक्वेंसी पे। अगर जो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ ये सब आपके लिए रियल नंबर है, ये सब क्या है आपके लिए रियल नंबर है। मतलब जैसे कि HI की एक वैल्यू होगी 21.6 ओम, HI की एक और वैल्यू होगी 1100 ओम, तो ये सब आपके लिए रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये रियल नंबर कब आ रहा है, ये रियल नंबर आ रहा है आपके लिए सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाले रेंज में। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूंगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी से, मैं इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ले जाऊंगा, तो जो मेरे लिए ये H नंबर्स आ रहे हैं ना, HI, HR, HF, H0, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। ये सब क्या बन जाएंगे आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने इनको ग्राफिकली कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने इनको ग्राफिकली कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, H पैरामीटर्स are variable, H parameters are variable, they vary with change in temperature, they vary with change in temperature, they vary with change in temperature। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, H parameters change with operating frequency, H parameters change with operating
frequency h parameters change with operating frequency. ठीक है, जो आपके h पैरामीटर्स होते हैं ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं. एक्चुअली जो भी आपको बुक में न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिलता है, जो भी डेटा आपको बुक में देखने को मिलता है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर को एक्चुअली रूम टेम्परेचर में रख के कैलकुलेट किए गई वैल्यूज है. ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो भी आपके लिए एच पैरामीटर चेंज करेगा. अगर आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो भी आपके लिए एच पैरामीटर चेंज होगा. ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से क्या होता है, एच पैरामीटर का नेचर देखना, रियल नंबर से क्या हो जाता है वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हमारे लिए वो डिजायरेबल नहीं है, हमारे लिए वो डिजायरेबल नहीं है. ठीक है, तो हमारे डिजायरेबल नहीं है, इस कारण हम लोग क्या करते हैं, एच पैरामीटर्स को मॉडलिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं करते हैं. एच पैरामीटर्स को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में भी यूज नहीं करते. तो आपको एडवांटेज ही पता रहे एच पैरामीटर का, आपको इसका डिसएडवांटेज ही पता रहे, लिमिटेशन नहीं पता रहे एच पैरामीटर का ना. ये सारे के सारे आपको आपकी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरह मिलेंगे कि राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ एच पैरामीटर, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ एच पैरामीटर, दोनों का आपको अच्छा आइडिया रहे. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एच पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है. एच पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो एक टेबल ड्रॉ करो, आप टेबल ड्रॉ किया है ना, टेबल ड्रॉ किया. यहाँ पे मैं आपको एच पैरामीटर्स की वैल्यू बताने वाला हूँ. ठीक है, तो जब अगर एच पैरामीटर को मैं लिखता हूँ, एच आई की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ किसी बात करता हूँ, मैं एच आई की बात करता हूँ. अगर एच आई की बात कर रहा हूँ तो कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, एच आई बी लिखूंगा. ठीक है, तो एच आई बी की वैल्यू होती है 21.6 ओम. ठीक है, एच आई बी की वैल्यू होती है 21.6 ओम. ठीक है, अगर मैं कॉमन अमीटर में बात करूं तो इसको मैं एच आई ई लिखूंगा, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1100 ओम्स. ठीक है, और वही मैं कॉमन कलेक्टर के लिए बात करूंगा तो ये हो जाएगा एच आई सी, इसकी वैल्यू भी होती है 1100 ओम के आसपास. ठीक है, मैं बात करता हूं एच आर की. एच आर क्या है, एच आई क्या था आपके लिए, इनपुट इंपीडेंस था, है ना, एच आई क्या था आपका, इनपुट इंपीडेंस. ठीक, एच आर की बात करता हूं, एच आर की बात करूंगा अगर मैं कॉमन बेस कन्फ्यूजन में तो क्या हो जाएगा ये मेरे लिए एच आर बी. ठीक है, एच आर बी की वैल्यू होती है आपके लिए 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4. बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है. हम बना क्या रहे हैं, हम एम्पलीफायर बना रहे हैं. एम्पलीफायर का गेन तो हाई होना चाहिए, लेकिन ये गेन थोड़ी है, ये तो रिवर्स गेन है. तो रिवर्स गेन है ना, इसका इन्वर्स करूंगा तब गेन आएगा. तो अगर ये छोटा है तो इसका इन्वर्स करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा. ठीक है, तो ये क्या है आपका एच आर बी. अगर मैं बात करूं आपके लिए एच आर ई की तो इसकी वैल्यू रहेगी लगभग 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 के आसपास. ठीक, अगर मैं बात करूं एच आर सी की तो इसकी वैल्यू रहेगी आपके लिए लगभग 1 के आसपास. इसका क्या है, रिवर्स गेन लगभग 1 के आसपास आ रहा है. 1 के आसपास आ रहा है मतलब क्या, जितना इनपुट में उतना आपका आउटपुट में मिल गया. ठीक है, रिवर्स है तो एक ही बात है, इसको उल्टा करूंगा तो भी 1 आएगा. ठीक है, तो जितना इनपुट में उतना आपका आउटपुट में मिल गया. इसी कारण हम लोग कॉमन कलेक्टर को वोल्टेज बफर बोलते हैं. कॉमन कलेक्टर को इसी कारण हम लोग वोल्टेज बफर बोलते हैं, उसका वोल्टेज गेन लगभग यूनिटी के आसपास होता है. ठीक, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बफर बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके लिए एच एफ बी की तो ये लगभग -0.98 होगा. ठीक है, ये क्या है आपके लिए, फॉरवर्ड करंट है. ये क्या है आपके लिए, फॉरवर्ड करंट. इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग -0.98 के आसपास. ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके लिए एच एफ ई की तो इसका वैल्यू रहेगा लगभग 50 के आसपास. इसका वैल्यू क्या रहेगा, लगभग 50 के आसपास. ठीक, अगर मैं बात करूं एच एफ सी की तो इसका वैल्यू रहेगा 51 के आसपास. ठीक, -51 के आसपास. अब देखो ये क्या है आपके लिए, करंट गेन. एच एफ क्या है आपके लिए, फॉरवर्ड करंट गेन है. ठीक है, इसका फॉरवर्ड करंट गेन कितना आ रहा है, लगभग 1 के आसपास आ रहा है. क्या, एक नेगेटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ लगभग 1 के आसपास आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके लिए करंट बफर की तरह एक्ट करता है, मतलब जितना आपका इनपुट में उतना ही लगभग आपका आउटपुट में मिल रहा है. ठीक है, -0.98 मतलब 1 के आसपास ही है. ठीक है, तो जितना आपके इनपुट में है उतना ही आपका आउटपुट मिल रहा है. तो क्या करेगा, आपके लिए करंट बफर की तरह एक्ट करेगा. एक कॉमन बेस आपके लिए करंट बफर की तरह एक्ट करेगा, कॉमन कलेक्टर आपके लिए वोल्टेज बफर की तरह एक्ट करेगा. स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी. ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके लिए एच नॉट की, एच नॉट मतलब कॉमन बेस. क्या होता है आपका आउटपुट एडमिटेंस होता है. बहुत लोगों को डाउट है कि ये एच नॉट को कई बुक में 1/h0 लिखते हैं, है ना, तो आपको क्लियर रहे भाई h0 लिखना चाहिए. 1/h0 गलत है, 1/h0 गलत है. 1/h0 वहां पे क्यों लिखते हैं, ताकि उसको लोग रेजिस्टेंस बता सके, लेकिन h0 एक रेजिस्टेंस नहीं है. h0 आपके लिए एक रेजिस्टेंस नहीं है. जिसमें आपको याद करूँ, आपको मैं आउटपुट केसीएल लिखवाया था तो I1 इक्वल टू क्या आया था आपके लिए, V इंटू H22 आया था. तो V इंटू H22 शुड बी इक्विवेलेंट टू करंट. अगर V इंटू H22 शुड बी इक्विवेलेंट टू करंट तो वोल्टेज के साथ एक ऐसा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने का जो करंट बताए. ठीक है, तो वोल्टेज के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, करंट बाय वोल्टेज को मल्टीप्लाई करूंगा. वोल्टेज बाय करंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन करंट बाय वोल्टेज को तो हम लोग
एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एच नॉट लिखना है ना, यहाँ पे आपको एच नॉट लिखना है। एच नॉट का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। एच नॉट का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। अगर आप 1/h0 लिख रहे हो वहां पे तो उसके यूनिट को आप ओम मान सकते, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई इसका यूनिट ओम से, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस और एडमिटेंस एक जैसे ही दिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। रेजिस्टेंस और एडमिटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। अगर यहाँ पे HO भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो यूनिट को मान रहा है ओम्स, ठीक है, सॉरी ओम इनवर्स, है ना। और एक्चुअली ओम इनवर्स ही होता है, ठीक। 1/HO भी लिख रहा है मतलब वो ओम्स मान रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। HOB ओम इनवर्स 1/HO ओम्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो ये क्या है मेरे लिए, ओम का उल्टा है, ओम इनवर्स है, ठीक। तो इसकी वैल्यू HOB, इसकी वैल्यू रहेगी लगभग 1/2.04 मेगा ओम्स, 1/2.04 मेगा ओम्स, क्लियर। HOC की बात करूं, है ना, सॉरी HOE की बात करूं तो इसकी वैल्यू रहेगी लगभग 1/40 किलो, ये लगभग 1/40 किलो, ये एडमिटेंस है ना। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं जो बाहर लगा हुआ HOB, तो उसका रेजिस्टेंस 2.04 मेगा ओम रहेगा, उसका रेजिस्टेंस 40 किलो में रहेगा जब मैं कॉमन एमिटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कॉमन कलेक्टर के लिए बात किया तो भी ये 1/40 किलो ओम के आसपास रहेगा, ठीक है। अब आपको यहीं पे 12 वैल्यू दिख गई, है ना, यहीं पे आपको 12 वैल्यू दिख गई। 12 वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ये 12 वैल्यू आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये हाइब्रिड पैरामीटर्स की वैल्यू है, ये HI, HR, HF, H0 की वैल्यू है जो कैलकुलेट की गई है। लेकिन कब कैलकुलेट की गई है, कुछ बायस्ड कंडीशन को लेकर कैलकुलेट की गई है। मतलब ये वैल्यू तब कैलकुलेट की गई है जब आपके DC अमीटर करंट की वैल्यू 1.3 मिली एम्पियर है, आपके टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, तब इसको कैलकुलेट की गई है। इसमें से एक भी पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर दूंगा, इसमें से एक सिंगल पैरामीटर भी चेंज हुआ तो ये सारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज के साथ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसको ऐसा याद नहीं रखना है। आपको क्वेश्चन में अगर हैबिट मॉडल आ रहा है, अगर आपके क्वेश्चन में हैबिट मॉडल आ रहा है तो फिर आपको वहां पे वैल्यूज देगा कि H11 की वैल्यू इतनी है, H12 की वैल्यू इतनी है ना। और अगर आपको नहीं दिया है, अगर आपको नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड याद रहे, तो स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये, तो किसी को स्टैंडर्ड याद रखना है तो वो स्टैंडर्ड याद कर सकता है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसको याद रखता, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसको याद रखता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं, ठीक है। मेरे को सारी वैल्यूज याद है, लेकिन मेरे को सारी वैल्यू याद होने से कुछ प्रॉफिट भी होता है ना। वो प्रॉफिट क्या है, मैं सारे हाइब्रिड पैरामीटर्स को अपर में से रिलेट कर सकता हूँ, सारे के सारे हाइब्रिड पैरामीटर। जैसे कि मैं बात करूँ आपके लिए, इसकी बात करते हैं, ये HFE देखो, ये 50 है, ये -51 है। तो मेरे को कोई बोला कि भाई आप HFE और HFC के बीच में रिलेशन बताओ, आप HFE और HFC के बीच में रिलेशन बताओ, तो मैं तुरंत रिलेशन बता दूंगा, मैं तुरंत रिलेशन बता दूंगा। 1 + HFE बाहर माइनस लगा दो, बाहर माइनस लगा दो, समझ में आया। वैसे ही मैं सारे वैल्यू को रिलेट कर सकता हूँ, वैसे ही मैं सारे वैल्यू को रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सबके बीच में रिलेशन तो कॉमन होता है, सबके बीच में रिलेशन कॉमन रहता है। मतलब अगर कोई आपसे बात, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप HIB और HIE के बीच में रिलेशन बताओ, आप HIB और HIE के बीच में रिलेशन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 1100 को 21.6 से डिवाइड कर दूंगा, तुरंत मेरे को रिलेशन मिल जाएगा, है ना। वो रेशियो हमेशा कॉमन रहने वाला है, वो रेशियो हमेशा कॉमन होने वाला है। भले इसकी वैल्यू बढ़ा दो, इसकी वैल्यू 50 डिग्री कर दो, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेशियो सेम रहेगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेशियो सेम रहेगा। इस कारण मेरे को पूरा याद है, इसी कारण मुझको पूरा याद है ना। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से याद नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बिल्कुल याद नहीं रखा हूँ। हाँ, मुझको सबका वैल्यू मालूम है, मेरे को पता है कि HOE = HOC होता है, HOE = HOC होता है, ये मेरे को मालूम है ना। क्यों मालूम है, क्योंकि मेरे को टेबल का बहुत अच्छा आइडिया है ना। तो मैं इस 12 वैल्यू को दूसरे पर्पज से याद रखूँ, इस 12 वैल्यू को मैं इस पर्पज से याद रखूँ कि अगर कोई मुझको आपस में इंटर रिलेशन पूछे मतलब क्या, कॉमन अमीटर के हाइब्रिड पैरामीटर्स और कॉमन कलेक्टर के हाइब्रिड पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताओ, ऑफ कोर्स मैं कैलकुलेट करके परफेक्ट ले आऊंगा, लेकिन उसको कैलकुलेट किया वो करेक्ट है कि नहीं उसको मैं यहीं से चेक कर पाऊंगा। और मेरे को मैक्सिमम टाइप को कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे को तो पूरा टेबल याद है ना, और ये टेबल आपके लिए हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब आप बढ़ा दो टेम्परेचर का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ा दो, आप आई का वैल्यू चेंज कर दो, हो सकता है कुछ और वैल्यू आए, हो सकता है इसका कुछ और वैल्यू है, लेकिन इन दोनों का रेशो हमेशा सेम रहेगा, इन दोनों का रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड वाला वैल्यू याद रहे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, है ना, स्टैंडर्ड वाला वैल्यू आप क्या रहे, याद रहे, क्लियर। तो टेबल ड्रॉ कर लो सब लोग, लेकिन सबको बहुत क्लियर रहे कि ये इन सब सिचुएशन को मान के कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। लेकिन जैसे बात करूँ आपके लिए, मैं कोई मैसेज बोल दिया मेरे को कि भाई HFE और HFC के बीच में रिलेशन बताओ, है ना, तो मैं क्या करूंगा, HFC = 1 +
HFE और बाहर माइनस साइन, ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये रिलेशन हमेशा वैलिड है, ठीक है, चाहे टेम्परेचर का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आपका एमिटर करंट का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आपके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कुछ भी हो, ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा। तो इस ऐसे बहुत सारे रिलेशन मेरे को याद है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन मेरे को याद है इनडायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, मैं टेबल देख के जज कर लेता हूँ, मैं टेबल देख के जज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इस टेबल के वैल्यू को इस कारण याद रखना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, अगर आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। वैसे भी आपको एक दिन के लिए याद रखना है एग्जाम में, है ना, तो एक दिन के लिए तो अपन इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।